Assalamu alaikum dear students, welcome to Alham Dynamic World. I'm Nadia Rana and today we are going to discuss about translation paragraphs of intermediate part 2. हमारे पास आज के जो paragraphs हैं they are from unit 5 and the paragraph number are 13th and 14th paragraphs. ये पैराग्राफ कहाँ से लिए गए हैं? ये पैराग्राफ पास पेपर से उठाए गए हैं एज इट इज़, क्योंकि इस दफ़ा एक्सपेक्टेडली क्योंकि कोविड-19 में बहुत ज़्यादा जो कोर्स है उसको उतना एक्सपैंडेड नहीं रहने दिया, उसको काफ़ी लिमिट कर दिया गया है। तो एक्सपेक्टेडली पास पेपर में ही से आपके पास फर्दर जो पेपर है वो उम्मीद है कि उसी के आसपास से आएगा। तो मैंने पैराग्राफ्स को अरेंज किया है इसी तरह से कि जिस तरह से पिछले 7 ईयर्स में पेपर्स आए और उनमें जो जो पैराग्राफ आए रिपीटेडली आए वो सारे के सारे मैंने एक जगह पर कंबाइन कर दिए हैं, कलेक्ट कर दिए हैं। अब उनमें से जो पैराग्राफ नंबर 13 का जो सीक्वेंस बन रहा है हम उस पैराग्राफ की तरफ आते हैं और उसको ट्रांसलेट करते हैं। द पैराग्राफ इज़, आई वुड गो फॉर लाइन बाय लाइन। जब आप उम्र रसीदा हो रहे हों, ये पैराग्राफ कहाँ से लिया गया है? यूजुअली जो आपके पैराग्राफ्स हैं वो आपकी टेक्स्ट बुक में से नहीं लिए जाते, लेकिन मिस्टर चिप्स का स्टार्ट का जो पैराग्राफ है जो उसकी एज के बारे में हमें ज़्यादा बताता है कि वो किस तरह के दिन और रात गुजारता था, उसका ये पैराग्राफ थ्राइस पास पेपर्स में आ चुका है। तो मैंने वो एक पैराग्राफ यहाँ पर रखा है क्योंकि यही एक पैराग्राफ है जो किसी भी टेक्स्ट में से लिया गया है। जब आप उम्र रसीदा हो रहे हों, when you are getting on in years, जब आपकी उम्र आगे बढ़ रही हो, आप आगे आगे जा रहे हों, तो बाज़ औक़ात आप पर गनूदगी तारी हो जाती है। गनूदगी क्या होता है? नींद। आप हर वक्त यू फील स्लीपी, यू गेट स्लीपी एट टाइम्स। तो बाज़ औक़ात को होता है एट टाइम्स, सो यू गेट, आप हो जाते हैं स्लीपी, गनूदगी में, एट टाइम्स, बाज़ औक़ात। और वक्त किसी चरागाह में से गुज़रते हुए मवेशियों की तरह गुज़रने लगता है। एंड और वक्त, एंड टाइम गुज़रता है, पासेस, कैसे? लाइक अ लेज़ी कैटल, जैसे कि कोई सुस्त रफ्तार मवेशी हो, मूविंग, जो चल रहा हो, हरकत कर रहा हो, अक्रॉस द मीडो, खेत में से। यही हाल चिप्स का भी था। इट वॉज लाइक दैट फॉर चिप्स, चिप्स भी ऐसे ही था। वो किसी बूढ़े समुद्री कप्तान की तरह वक्त को माजी की अलामत से मापता था। ही, वो, किसकी तरह? लाइक एन ओल्ड सी कैप्टन, जैसा कि कोई पुराना बूढ़ा सी कैप्टन करता है। मैयर टाइम, नापता था वक्त को। बाय, किस चीज़ के ज़रिए? बाय सोर्स के लिए इस्तेमाल होता है। बाय द सिग्नल्स ऑफ द पास्ट, माजी के इशारे। तो यहाँ पर इसकी क्या उर्दू ट्रांसलेशन थी? वो किसी बूढ़े समुद्री कप्तान की तरह, लाइक एन ओल्ड सी कैप्टन, वक्त को माजी की अलामत से मापता था। यूज्ड टू मेजर टाइम बाय द सिग्नल्स ऑफ द पास्ट। ब्रुकफील्ड स्कूल उसके लिए ग्रीनविच टाइम से भी ज़्यादा अहम था। ब्रुकफील्ड स्कूल was more important to him, ब्रुकफील्ड स्कूल था ज़्यादा अहम, for him या to him, उसके लिए। more important था, किस चीज़ से ज़्यादा more important था? then यूज़ करते हैं निस्बतन के लिए। then the greenwich time, ग्रीनविच क्या है? ग्रीनविच वो इलाका था जिसमें मिस्टर चिप्स रहते थे। हम इस जब पूरे नॉवल को पढ़ते हैं तो हमें ब्रुकफील्ड का वर्ड ही बार बार मिलता है, जो एक स्कूल का नाम है, लेकिन स्कूल किसी जगह पे एग्जिस्ट करता है ना, किसी इलाके में एग्जिस्ट करता है। तो ग्रीनविच वो इलाका है जिसके अंदर मिस्टर चिप्स की रिहाइश भी है और वो स्कूल भी है। तो इलाका यानी वक्त से ज़्यादा अहम उसके लिए उस स्कूल का वक्त था। बुढ़ापे में आग के पास बैठकर चाय पीना उसे अच्छा लगता था। कब? इन एन ओल्ड एज, बुढ़ापे में, या आप इन हिज ओल्ड एज में भी कर सकते हो या इन ओल्ड एज भी कर सकते हो। इन ओल्ड एज ही लाइक्ड, उसको पसंद था। क्या पसंद था? टू सिट, बैठना। कहाँ बैठना? बाय द फायर, आग के पास। एंड ड्रिंक, और पीना। यहाँ टेक भी कर सकते हो,
अ कप ऑफ टी, चाय का एक कप, वो अक्सर माजी की यादों में खोया रहता था। मोस्टली यूज टू गेट लॉस्ट। गेट लॉस्ट दो तरह का होता है, एक को तो हम कहते हैं ना चले जाओ, और एक होता है गुम हो जाना। तो वो गुम हो जाने की हद में आ रहा है, खोया होने की हद में आ रहा है। मोस्टली यूज टू गेट लॉस्ट, ज़्यादातर खोया रहता था। किस चीज़ में? इन द मेमोरीज, यादों में। किस चीज़ की यादें? ऑफ द पास्ट, माजी की। तो दिस वॉज पैराग्राफ नंबर 13. Now let's move on to paragraph number 14. In this unit we actually have 3 paragraphs, 13, 14 and 15. Today we are going to do paragraph 13 and paragraph 14. So let's start with paragraph 14. ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा ख्याल है अराउंड 7 ईयर के पेपर्स में 4 टाइम मैंने ऐसा देखा, क्योंकि यहाँ बात हो रही है पैराग्राफ्स की। पास पेपर में एक चीज़ एक दफ़ा नहीं आती, वो डिफरेंट बोर्ड्स में आ रही होती है और मॉर्निंग इवनिंग दोनों पेपर्स में आ रही होती है। तो हम अगर मैंने 4 टाइम बोला, इसका मतलब ये नहीं है 4 साल यही आ रहा है तो फिर बाकी सालों में क्या आ रहा होगा। तो कभी मॉर्निंग में, कभी इवनिंग में, कभी लाहौर बोर्ड में, कभी किसी और बोर्ड में, लेकिन रिपीटेडली जो पैराग्राफ आते हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंसान की किस्मत खुद उसके अपने हाथ में है। क्या चीज़ हाथ में? किस्मत हाथ में है। अ मैन होल्ड्स, इंसान ने थाम रखा है, पकड़ रखा है, कंट्रोल में है। हिज फेट, या डेस्टिनी भी कह सकते हो और फेट भी कह सकते हो, उसकी अपनी किस्मत को किस चीज़ में? इन हिज हैंड, अपने खुद के हाथ में। वो इसे खुद अच्छा बना सकता है और बुरा भी, यानी इंसान खुद अपनी किस्मत अच्छी या बुरी बनाता है। ही कैन, कर सकना, यहाँ पर क्या आ रहा है? पॉसिबिलिटी, या आप कह सकते हो एबिलिटी। उसकी काबिलियत क्या है? वो कर सकता है। ही कैन, क्या कर सकता है? मेक इट गुड, बना सकता है इसको क्या? अच्छा और बैड, बुरा भी। इंसान अपनी मेहनत से ज़िंदगी में बुलंद मुकाम हासिल कर सकता है। क्या कर सकता है? अ मैन कैन गेट, हासिल कर सकता है। क्या हासिल कर सकता है? अ हाई स्टेटस, एक अच्छा मुकाम। इन लाइफ, जिंदगी में। बाय, जरिया बताना है, सोर्स बताना है। बाय किस चीज़ के ज़रिए? हार्ड वर्क, सख्त मेहनत के ज़रिए। बाज़ दफ़ा वो अपनी किसी कोशिश में नाकाम हो जाता है। बाज़ दफ़ा, इसकी क्या इंग्लिश होगी? बाज़ दफ़ा, एट टाइम्स। हम अगर कहते हैं कभी कभार या कुछ दफ़ा तो समटाइम्स भी कहते हैं, लेकिन यहाँ बाज़ दफ़ा, एट टाइम्स, कभी कभी ऐसा होता है, वो अपनी किसी कोशिश में नाकाम हो जाता है। ही फेल्स, वो नाकाम होता है। किस चीज़ में? इन, किसी कोशिश। आप ये देखें कि आपकी ट्रांसलेशन पैराग्राफ कितना छोटा सा पैराग्राफ है और कितनी थोड़ी सी ट्रांसलेशन है। इसकी मार्क्स की वर्थ कितनी है? 15 मार्क्स। एसे की वर्थ कितनी है? 15 मार्क्स। और एसे में आपने कितने पैराग्राफ्स लिखे? एटलीस्ट 13-14 पैराग्राफ्स, 4 to 5 पेजेस, इतनी लेंथ आपके ऐसे की होती है। देन यू गेट 15 मार्क्स। और ट्रांसलेशन पैराग्राफ, एक पैराग्राफ जिसमें 5 to 6 लाइंस आपके पास हैं, उसको ट्रांसलेशन करोगे तो आपको अगेन 15 मार्क्स मिलते हैं। इसका मतलब है यहाँ पर आपकी वर्ड की सिलेक्शन बहुत अच्छी होनी चाहिए। यू नीड नॉट टू मिस अ सिंगल वर्ड, एक वर्ड भी ऐसा ना हो जो मिस हो। आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर होने चाहिए और आपका जो स्टाइल है वो ऐसा होना चाहिए कि पढ़ने वाले को एग्जैक्ट मज़ा आए कि आप क्या पढ़े हो और मीनिंग बड़ा क्लियर हो। हम गलती ये करते हैं कि हम एक वर्ड और उसके साथ उसकी ट्रांसलेशन करना शुरू कर देते हैं, ये गलत है। आपने या देखना है सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में। सेंटेंस एक्टिव तब होता है जब उसके अंदर आपका जो सब्जेक्ट है वो खुद कोई एक्टिविटी कर रहा हो। या फिर आपने सेंटेंस को देखना है पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस का मतलब ये है कि आपके सब्जेक्ट पर कोई काम हो रहा हो। या आपने सेंटेंस को देखना है डायरेक्ट स्पीच में, आपका स्पीकर कुछ कह रहा है, कुछ कहता है। और या फिर देखना है इनडायरेक्ट स्पीच में, आपके स्पीकर ने जो बात कही उसको कोई और बंदा इंटरप्रेट कर रहा है इन हिज ओन वर्डिंग, यानी रीवर्ड कर रहा है। तो यहाँ पर आपके पास एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, वर्ड सिलेक्शन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है टू गेट ऑल दोज 15 मार्क्स।
ऑल्दो इट इज़ अ पॉसिबिलिटी यू कैन गेट ऑल 15 मार्क्स, लेकिन उसके लिए एफर्ट भी उतनी ज़्यादा करनी पड़ेगी. यू नीड टू रिपीट सेंटेंसेस ट्वाइस और थ्राइस, बार बार पढ़ें. सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का सीक्वेंस देखें, सेंटेंस का एक्टिव पैसिव होना देखें, सेंटेंस में डायरेक्ट स्पीच यूज़ हो रही है या इनडायरेक्ट यूज़ हो रही है वो देखें, सेंटेंस के अंदर आपके वर्ड्स की फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए वो देखें, और उसके बाद एक सेंटेंस को ट्रांसलेट करें. कभी पूरे पैराग्राफ को एक साथ पढ़ के एक साथ उसकी ट्रांसलेशन नहीं करते. एक फुल स्टॉप से दूसरे फुल स्टॉप तक का पढ़ते हैं, फिर उसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को सेपरेट करते हैं, फिर अपनी सेंटेंस की अरेंजमेंट करते हैं. तो हम कहाँ थे? बाज़ दफ़ा वो अपनी किसी कोशिश में, मैं किसी के वर्ड से इतनी पीछे तक गई क्योंकि किसी के लिए यहाँ पर एनी का वर्ड यूज़ हुआ है. ही फेल्स, एट टाइम्स ही फेल्स, वो नाकाम होता है. इन एनी ऑफ हिज एफर्ट, अपनी किसी कोशिश में वो बाज़ औक़ात नाकाम हो जाता है अपनी किसी कोशिश में. लेकिन बट ज़िंदगी में कामयाबी और नाकामी साथ साथ चलती रहती है. हम ये नहीं एक्सपेक्ट करते कि बस सब दुनिया हमारे लिए बनी है. कभी हम कामयाब हो जाते हैं, कभी हम नाकाम हो जाते हैं. तो हम क्या कहते हैं? बट इन लाइफ, ज़िंदगी में क्या चीज़? सक्सेस एंड फेलियर. कौन सी दो चीज़ें हैं? एक कामयाबी और दूसरी क्या चीज़ है? नाकामी. ये कैसे जाते हैं? गो हैंड इन हैंड, या फिर आप यूज़ कर सकते हो दे गो साइड बाय साइड. ये साथ साथ चलते हैं. हैंड इन हैंड, हाथों में हाथ को कहते हैं, तो वो भी साथ साथ चलने के लिए यूज़ होता है. ऐसा तो नहीं होता एक हाथ पीछे आ रहा है एक हाथ आगे कहीं जा रहा है. तो साथ साथ यूज़ चलते हैं. और फिर इसी तरह साइड बाय साइड, आप दो लोग साथ साथ चल रहे हो तो भी एक दूसरे के साथ साथ ही चल रहे हो. तो ये दोनों चीज़ें, कामयाबी और नाकामी, ज़िंदगी में हमारे साथ साथ चलती हैं. जहाँ कामयाबी हमें खुशी देती है, वेयर सक्सेस गिव्स अस हैप्पीनेस. वेयर, जहाँ, देखो हम एक भी वर्ड मिस नहीं कर रहे, हम हर वर्ड को यूज़ कर रहे हैं. लेकिन ऐसा भी होता है कि एक वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज में ऑलमोस्ट 17 डिफरेंट फंक्शंस में यूज़ होता है. अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ड का फंक्शन देखें, जैसे वर्ड है हैव. एक वर्ड हैव, हम समझते हैं हैव एक हेल्पिंग वर्ब है. नहीं, हैव 17 डिफरेंट फंक्शंस में यूज़ होता है. वेरी करता है सेंटेंस टू सेंटेंस कि आपने उसको यूज़ कैसे किया है. वो वर्ड चेंज होता चला जाता है. तो आपके पास एक वर्ड बहुत से फंक्शंस दे रहा होता है. अब जैसे यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है वेयर, हमें लगता है ये एक इंट्रोगेटिव वर्ड है, एक सवालिया लफ्ज़, और इसके बाद कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा. लेकिन हमारे पास एक टर्म है रिलेटिव. रिलेटिव का वर्ड आप रिलेटिव प्रोनाउन में भी देखते हो, रिलेटिव एडजेक्टिव में भी देखते हो, रिलेटिव एडवर्ब में भी देखते हो. ये वर्ड जिस किसी वर्ड दूसरे वर्ड के साथ आता है, ये कभी नाउन या प्रोनाउन के साथ आता है, और नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन सेंटेंस के बाकी हाफ से बनाता है. इसी तरह किसी क्वालिटी के साथ आता है तो उस क्वालिटी का रिलेशन सेंटेंस के बाकी हाफ से बनाता है. इसी तरह किसी एडवर्ब के साथ आता है और उस एडवर्ब का रिलेशन बाकी सेंटेंस से बनाता है. तो इसका मतलब है ये रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए यूज़ होता है. तो हम इसको रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडजेक्टिव या रिलेटिव एडवर्ब भी कहते हैं. वेयर, सक्सेस, वेयर का क्या मतलब है? जबकि. वेयर का मतलब यहाँ कहाँ के सेंस में नहीं यूज़ हो रहा, यहाँ इसका मतलब आ रहा है जबकि. वेयर एज, जबकि. सक्सेस गिव्स अस हैप्पीनेस, कामयाबी हमें खुशी देती है. जहाँ कामयाबी हमें खुशी देती है वहाँ नाकामी दर्द देती है. वेयर सक्सेस गिव्स अस हैप्पीनेस, फेलियर. ये जो जहाँ का वर्ड है हमने पहले यूज़ कर लिया क्योंकि वर्ड्स की जो अरेंजमेंट है एट टाइम्स सेंटेंस में आपने स्ट्रेस कहाँ पर लेना है उससे वर्ड की प्लेसमेंट डिफरेंट हो सकती है, लेकिन उसकी एडजस्टमेंट ज़रूरी है. तो हमने वेयर का वर्ड यूज़ किया, लेकिन उर्दू में देखो यहाँ पे कैसे यूज़ हो रहा है. जहाँ कामयाबी हमें खुशी देती है वहाँ, जहाँ और वहाँ दोनों वर्ड यूज़ हुए हैं और हम दोनों के लिए एक ही सब्स्टिट्यूट वर्ड यूज़ कर रहे हैं और वो है वेयर. और उसकी एडजस्टमेंट देखो हमने कहाँ की है,
जहाँ कामयाबी हमें खुशी देती है वहाँ नाकामी हमें दर्द देती है। तो हमने एक ही दफ़ा वेयर देयर करने की बजाय हमने कहा वेयर सक्सेस गिव्स अस हैप्पीनेस, और ये जो देयर का वर्ड है हमने कॉमा यूज़ कर लिया उसकी प्लेसमेंट में, क्योंकि पंक्चुएशन मार्क्स आपके वर्बल लैंग्वेज की रिप्लेसमेंट के लिए यूज़ होते हैं। तो हमने सेंटेंस में खूबसूरती बनी रहे उसके लिए वेयर को 2 दफ़ा यूज़ नहीं किया या वेयर देयर यूज़ नहीं किया, हमने कॉमा यूज़ किया। फेलियर टीचेज अस अ लेसन, हमें जो नाकामी है वो एक लेसन ज़िंदगी में देती है, सबक देती है, दर्स देती है। हमें मेहनत करनी चाहिए, वी शुड डू हार्ड वर्क, हमें मेहनत करनी चाहिए। हमें वी चाहिए, शुड कंपल्शन में आ जाता है, वी शुड डू हार्ड वर्क, हमें मेहनत करनी चाहिए। अल्लाह ताला मेहनत का सिला ज़रूर देता है। अल्लाह गिव्स या ज़रूर के लिए मैं एक वर्ड लिख देना चाहिए था मुझे, अल्लाह श्योरली यूज़ कर सकते हैं, आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ बात यकीन की है। अल्लाह श्योरली गिव्स रिवॉर्ड, इनाम देता है, सिला देता है। अल्लाह श्योरली गिव्स रिवॉर्ड फॉर आवर एफर्ट्स, हमारी कोशिशों के लिए, या फॉर हार्ड वर्क, अल्लाह ताला मेहनत का सिला ज़रूर देता है। ये थे 2 पैराग्राफ नंबर 13 एंड 14 ऑफ यूनिट 5 ऑफ इंटरमीडिएट पार्ट 2। कल हम नेक्स्ट 2 पैराग्राफ्स के साथ फिर आपकी खिदमत में आएंगे। ओके क्लास, अल्लाह हाफ़िज़।